बीते दिन पाकिस्तान की ओर से भारतीय सरजमी पर हुई उकसावे की कार्रवाई के बाद भारतीय सुरक्षा बलों की ओर से मुंहतोड़ कार्रवाई का सिलसिला अभी भी जारी है। पाकिस्तान के नापाक इरादों को नेस्तनाबूद करने के लिए भारतीय सुरक्षा बल अपने शौर्य, पराक्रम, सूझ समझ के साथ लगातार कार्रवाइयां कर रहा है। लेकिन इस बीच बहुत कुछ हो रहा है और भी जो हम नहीं जान पा रहे। सुरक्षा के मद्देनजर कुछ चीजों को सीक्रेट रखा गया है, कुछ चीजों को कॉन्फिडेंशियल रखा गया है, लेकिन फिर भी आम जनता के समझने के लिए, आम जनता, आप और हम यानी ये समझ पाएं कि जब इस तरह की स्थिति भारत पाक के बीच आज है तो असल मायने क्या है इसका मतलब क्या है जब हम कहते हैं कि भारत पाक के बीच तनाव है। इसका मतलब क्या है जब ये बातें सामने आती हैं, खबरें ही नहीं तस्वीरें आती हैं, पुष्टि होती है, पाक की तरफ से ड्रोन भारतीय सरजमी पर आते हैं। इसी के बारे में बातचीत करेंगे, इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं, पंकज कुमार सिंह साहब, भारत के पूर्व उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आप रहे। 2 साल का कार्यकाल सर आपका रहा। बहुत स्वागत है सर, हमारी स्क्रीन पर है पंकज सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। इट्स एन ऑनर टॉकिंग टू यू सर। और इस चर्चा में मुझे लगता है कि हम लोग कोशिश इसी पर करेंगे सर कि आसान भाषा में हम लोग ये समझ पाएं कि मौजूदा स्थिति क्या है और इस स्थिति को समझने के लिए, भविष्य की संभावनाओं को समझने के लिए, इसके दांव-पेचों को समझने के लिए और बिटवीन द लाइंस सब बातें समझने के लिए आपसे उपयुक्त और कोई भी व्यक्ति मुझे नहीं लगता इस वक्त देश के अंदर होगा। आपका अनुभव, एक लंबा अनुभव, और हाल ही में आप रिटायर हुए, बीएसएफ के डीजीपी आप रहे। सर, मौजूदा स्थिति जिसमें पाकिस्तान की तरफ से कल तमाम हरकतें हुई हैं, भारत ने काउंटर किया है, आपका रिएक्शन पहला एनडीटीवी राजस्थान पर। देखिए, जिस प्रकार से सारी प्रक्रिया की शुरुआत पाकिस्तान ने की और बड़ी बर्बरतापूर्ण 26 निर्दोष पर्यटक जो केवल अपने परिवार के साथ घूमने गए थे, उनको जिस प्रकार से इन्होंने हताहत किया और अपने आतंकवादी और दहशतगर्दी घटना को अंजाम दिया, उसी के फलस्वरूप भारत ने एक बड़ा ही स्पष्ट, सटीक और नपातुला जवाब दिया उनको। 9 जो आतंकवादी ठिकाने थे और उन पे जिस प्रकार से बड़ी प्रिसिशन के साथ अटैक किया गया और जिसका एक पूरा ही मुजाहरा, पूरा ही लेखा जोखा आपने देखा कल हमारे फॉरेन सेक्रेटरी और जो 2 हमारी बहादुर वीरांगनाएं इंडियन आर्मी की और एयरफोर्स की थी, उन्होंने पूरा मुजाहरा दिया और ये बड़ा स्पष्ट रूप से दिखाया कि देखिए, हमने जो भी टारगेट्स लिए, जिन पर जहां भी अटैक किए, वो वीडियो के द्वारा दिखाया गया कि वे बिल्कुल स्पेसिफिक बिल्डिंग्स, टारगेट्स, टेररिस्ट के कैंप्स और लॉन्च पैड्स थे। यहाँ किसी भी प्रकार का कोई जनमानस का हैबिटेशन, सिविलाइजेशन मौजूद नहीं था। तो हमने बड़े ही स्पष्ट, सटीक तरीके से जो जवाब दिया और बिल्कुल फोकस्ड एक तरीके से, उसके बावजूद पंकज सर, उसके बावजूद पाकिस्तान की तरफ से एस्केलेटरी कार्रवाई, उकसावे की कार्रवाई, ये थोड़ा समझ भी दिखाता है पड़ोसी मुल्क की जब भारत की तरफ से इतने, जिस तरह आपने अभी बताया, बहुत सटीक और बहुत डिसिप्लिन वे में भारतीय सुरक्षा बलों ने जो अब योजना बनाई उसको पूरा किया। उसके बावजूद सर, पाकिस्तान की तरफ से ये जो काउंटर हुआ, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या इसको अब एक फुल स्केल वॉर की तरफ पाकिस्तान ले जाना चाहता है क्या? देखिए, पाकिस्तान का जो पूर्व इतिहास रहा है, चाहे वो अपने पार्लियामेंट अटैक की बात कर रहे हैं, अक्षरधाम की बात करें, बॉम्बे कार ब्लास्ट की बात करें, 26/11 की बात करें और लास्ट में उरी या बालाकोट की, पुलवामा की बात करें, मेरे के इतिहास यही रहा है कि एक खिसियानी बिल्ली की तरह जो अटैक किया जाना चाहिए और जो विकल्प नहीं है। और वर्तमान में आप जिस तरह देखते हैं पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है, सारे के सारे एयरपोर्ट, सी पोर्ट या तो सऊदी अरेबिया ने या चाइना ने लीज पे ले लिए हैं, क्योंकि देश के पास आर्थिक अपने विकल्प चलाने के लिए पैसे नहीं हैं। IMF से, दूसरे देशों से पैसे मांगे जा रहे हैं। और एक बहुत ही बढ़िया वायरल, यदि आपने देखा हो, कि पाकिस्तान का नया फाइनेंस मिनिस्टर कैसा हो, वो ऐसा हो कि विदेशी दुनिया से लोन मांगे ताकि हम वर्तमान में अपना लोन पूरा कर सकें। ये तो स्थिति है पाकिस्तान की। तो सारे जनमानस को, सारे लोगों को ध्यान यदि डाइवर्ट करना है, क्योंकि खाने को नहीं, प्राइसेस एकदम आसमान छू रही हैं, तो डाइवर्ट किस तरह से किया जाए उनके पास और आर्मी के पास, जो कि सर्वस्व कंट्रोल आज पाकिस्तान का आर्मी के पास रहता है। एक ही तरीका, कश्मीर का मुद्दा उठा दो, कश्मीर के मुद्दे को उठा दो, सारी की सारी जनता, सारी के सारे पाकिस्तान एक हो जाता है और फिर अपना भूख प्यास, प्राइसेस, इकोनॉमी, सब मेन मुद्दे पूरे डाइवर्ट हो जाते हैं। और जो पूरे के पूरी तरीके से
डाइवर्ट, डिस्ट्रैक्ट हाँ। करके ये नहीं पता चलता है कि इस वॉर के बाद, इस लड़ाई के बाद उसका हश्र क्या होना है। हाँ। हर लड़ाई में कोई भी देश आपको फ्री में वेपन्स सहायता नहीं देता है। अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए और अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए वेपन्स देता है। कल को आपके पोर्ट्स ले लेगा, कल को आपको एयरपोर्ट्स ले लेगा। ये चीज इनकी अकल में नहीं आती है और यही कारण है कि उसने अटैक किया ताकि लोगों को दिखाने को, करने को कि भाई हमने भी बड़ा भारी अटैक किया। तो एक छोटी सी लड़ाई एक दिखाने के लिए और एक पूरा का पूरा बैटल, वॉर हार जाने के लिए, ये कोई बात एक लॉजिकल और ढंग से सोचने वाला ये कभी भी ये कार्य नहीं करता। कोई मुल्क ऐसा नहीं करेगा, वो भी एक ऐसे मुल्क के सामने, भारत जैसे मुल्क के सामने, जो कि उसके सामने कोई कंपैरिजन ही नहीं है हम लोग का और पाकिस्तान का सर। लेकिन फिर भी पंकज सर, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बीते दिनों में ही देखी गई, एक बड़ा विरोधाभास पाकिस्तान के तरफ से आने वाले आधिकारिक बयानों में। रक्षा मंत्री पहले कहते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है जी, फिर जब भारत काउंटर अटैक करता है, टेररिस्ट ठिकानों को तबाह करता है, तब कहते हैं अगर भारत ने नहीं उकसाया तो हम कोई तनाव नहीं चाहते। और फिर अगले ही दिन सर, अगले ही दिन फिर रात में योजना बना लेते हैं कि भारतीय डिफेंस सिस्टम्स को तबाह करेंगे। उसके बाद ड्रोन भेजे जाते हैं जम्मू से लेकर के पठानकोट, पंजाब के तमाम एरियाज में, आरएसपुरा सेक्टर हो, अरनिया सेक्टर हो, अखनूर हो, ये सब हरकतें होती हैं। तो सर, एक डेमोक्रेटिक मुल्क कहता है पाकिस्तान अपने आप को, उसका रक्षा मंत्री एक बयान देता है एक दिन और अगले ही दिन कार्रवाई बिल्कुल उससे उलट। आप देखिए, भारद्वाज राहुल ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो बड़ा ढंग से सोचता है, करता है, देश के हित में काम करता है। शायद इनमें से एक भी चीज को आप टिक पाकिस्तान के विषय में नहीं कर सकते। जब पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर से पूछा गया कि आपने 5 विमान गिराए हैं, क्या प्रूफ है, CNN को कहते हैं भाई भारत का सोशल मीडिया कहता है। मेरे ख्याल से एक जिम्मेदार व्यक्ति का इस प्रकार से जवाब देना, जब किसी प्रकार का भी आपके पास एविडेंस नहीं है, मेरे ख्याल से काफी गैर जिम्मेदाराना हुआ है। तो यदि उसके पास कोई विकल्प नहीं था तो दुनिया को, पाकिस्तान को मात्र दिखाने के लिए इस तरह के ड्रोन के अटैक किए गए। आपने देखा कि जिस प्रकार से भारत ने इस बार अपनी अटैक प्रणाली अपनाई है, बड़े ही प्रिसिशन से, बड़े ही स्पेसिफिक टारगेट्स पे और इलेक्ट्रॉनिकली गाइडेड, और एक कदम भी उनकी टेरिटरी में नहीं जाना, इस प्रकार से, और स्पेसिफिक टारगेट्स जो वीडियो पे दिखाए गए हैं, सारी दुनिया को दिखाए गए हैं कि हमने इस बिल्डिंग को, जो पहले आज नहीं चिरकाल से हम कहते चले आए हैं कि यहाँ टेररिस्ट का कैंप है, लॉन्च पैड्स है, केवल उन्हीं को अटैक किया है। तो पंकज सर, ये जो हमारी सोच रही है हमेशा से, जो हमारे विचार रहे हैं कि हम कभी भी किसी भी मुल्क के सीमा में प्रवेश नहीं करते हैं, और ये हमेशा से भारत का एक मूल विचार रहा, और शायद यही कारण है कि हम हमेशा से एक मुल्क के तौर पर बने रहे, अपनी अलग पहचान भारत ने बनाई इतिहास में। लेकिन क्या आने वाले वक्त में भी आपको लगता है कि भारत इसी विचार पर कायम रहेगा क्या? क्योंकि इस तरह की उकसावे की कार्रवाई जो हो रही है सर पाकिस्तान की तरफ से, वो क्या इस लेवल तक जा सकती है कि भारत एस्केलेट करे और फिर पाकिस्तान वो दिन देखे जो नहीं चाहता वो देखना? पाकिस्तान, देखिए, इंडिया ने इस प्रकार का विचारधारा अपनाई है जो आप कहते हैं बिल्कुल स्पष्ट है, किंतु यदि आप अपने आपे से बाहर जाएंगे, एक लिमिट क्रॉस करेंगे, तो मेरे ख्याल से भारत ने ये कोई एक लक्ष्मण रेखा नहीं खींच रखी है कि हम किसी भी सूरत में, हमें आप कितना भी हताहत कर लें, हम लक्ष्मण रेखा पार। मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। और यदि आवश्यकता पड़ी तो मेरे ख्याल से उस सीमा को, उस लक्ष्मण रेखा को भारत भी पार करेगा, किंतु ये उसी पे डिपेंड करेगा कि पाकिस्तान का रिस्पॉन्स कैसा है, किस हद तक हो गया, किस हद को वो पार कर गया। तो मेरे ख्याल से भारत की सारी थल सेना, वायु सेना और जल सेना पूरी तरह से सक्षम है, जो पिछले 2-3 दिन में आप दे रहे हैं, किस तरह की प्रिसिशन स्ट्राइक्स, इस तरह की बिल्कुल स्पेसिफिक टारगेट्स और सिविलियंस को हताहत ना करते हुए। जबकि आप विपरीत में देखें तो चाहे आप उड़ी की बात करें, कुपवाड़ा की बात करें, टंगधार की बात करें, सब जगह सिविलियन पॉपुलेशन पे ड्रोन अटैक्स आपके पंजाब में हो रहे हैं, राजस्थान में जैसलमेर में बम पाया जा रहा है, ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं। पर हर प्रकार से भारतीय सेनाओं ने इनके हर प्रयास को विफल किया है। जो जिस प्रकार के एयर डिफेंस, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, बड़े ही माकूल और बड़े तरीके से जवाब दिया है ताकि हमारा नुकसान भी ना हो और एक बड़ा से बड़ा मैसेज भी चला और एक टेस्ट भी हो गया सर भारत की डिफेंस के लिए। तो एक टेस्ट भी हो गया, हमारे जो S-400 थे, जो डील हुई थी, वो कितनी सार्थक साबित हुई है। S-400 हो, चाहे L-70 हो, ZSU-23 हो, सर डिफेंस सिस्टम ने अपना जबरदस्त काम किया। जिस प्रकार के मिसाइल्स लो फ्लाइंग करके, रेडार को अवॉइड करते हुए और
जहां जीपीएस लॉक करते हुए और उसके बाद टेरेन मैपिंग को देखने के पश्चात बॉम्बिंग करते हैं। मेरे ख्याल से इससे अच्छा और कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। और ड्रोन्स भी जो हमारे पास हैं कई जगहों से खरीदे गए हैं स्ट्रेटेजिकली, इनको बताना नहीं चाहिए, पर इतनी ऊंचाई से उड़ते हैं और इतना अच्छा इनका रेजोल्यूशन है कि मेरे ख्याल से छोटा टारगेट बड़े प्रिसिशन से दिखाया जा सकता है, उसको टारगेट किया जा सकता है और उसको एकदम बर्बाद भी किया जा सकता है। पंकज सर, पाकिस्तान की अगर अभी जो स्थिति हम लोग देख रहे हैं और जो तमाम जानकारियां जो हासिल होती हैं, एक तरफ बीएलए को वो झेल रहा है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को, उधर अफगानिस्तान से उसके संबंध बहुत खास दिखाई नहीं देते, तालिबान और पाक गवर्नमेंट का बहुत ऐसा कनेक्शन नहीं दिखाई देता कि वो याराना सिचुएशन में हो, भारत के साथ तनाव बरकरार है ही, चीन का भरोसा पाकिस्तान कर जरूर रहा है, शायद इसलिए कि उसको लगता है कि अब एशिया में ही कोई ऐसा दोस्त मिल जाए कि अमेरिका की तरफ ना देखना पड़े। लेकिन अगर पाकिस्तान की ओवरऑल सिचुएशन देखें सर, बहुत स्पष्ट यही नजर आता है कि बड़ी मुसीबत में पाकिस्तान घिरा हुआ है और बहुत जगहों से संघर्ष झेल रहा है। एक देश के नाते से, एक डेवलपिंग देश की जो सोच होती है, उस नाते से पाकिस्तान इन झंझटों में पड़ के आखिर क्या पा लेना चाहता है सर? ये एक सवाल हमेशा बना रहता है, क्योंकि 48 देखा है, 65 देखा है, 71 देखा है, 99 देखा है, तो फिर अब और क्या देखना बाकी है पाकिस्तान के लिए? राहुल, मेरे ख्याल से यदि आपकी बात ये मान लेते तो देश का उद्धार तो हो जाता। ये देश का उद्धार वहां होता है जहां हर व्यक्ति, हमारे देश में देखिए, हर व्यक्ति, हर जनमानस, हर सेना, हर विपक्ष, हर व्यक्ति आज क्या कहता है? देश सर्वोपरि। और पाकिस्तान क्या कहता है? असीम मुनीर सर्वोपरि। तो देश की बात वहां नहीं होती है। एक तरफ से बलूचिस्तान आप देख लीजिए, कल किस प्रकार से बलूचिस्तान वालों ने पाकिस्तान के आर्मी वालों को मारा, उनकी चौकियों को कब्जा कर लिया, किस प्रकार से उधर तहरीके तालिबान से ये अलग परेशान है। और जो चाइना आप जो बता रहे हैं ऑल वेदर फ्रेंड जो पाकिस्तान का है, ये मान के चलिए चाइना एक ऐसा देश है जो केवल अपना इंटरेस्ट देखता है। और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के मार्फत काराकोरम से लेकर के ग्वादर तक केवल उसको वहां समुद्र का एक्सेस चाहिए ताकि गल्फ और इस एरिया में वो सीधे पहुंच सके। तो इन तथ्यों के बीच भारत के साथ ये तनाव, तो इसका मतलब तो पाकिस्तान इज एंटरिंग इनटू अ डेथ जोन सर। अब पाकिस्तान अपनी परेशानी अवश्य बढ़ाता जा रहा है। अब देखें कितने दिन चलता है। मेरे हिसाब से ज्यादा चलने की क्षमता इस समय पाकिस्तान में नहीं है। और जिस प्रकार से चाइना को सारी दुनिया ने, अमेरिका ने ट्रेड में घेरा हुआ है, चाइना भी पूरी तरीके से एकदम ओपनली मेरे ख्याल से आने को इच्छुक नहीं होगा। क्योंकि वैसे ही उसको ट्रेड में यदि असर पड़ेगा और यहां भी कूद गया तो मेरे ख्याल से और देश भी कई इसके खिलाफ हो जाएंगे। लेकिन फिर जो चाइना ने जो सीपैक कॉरिडोर बनाया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, क्या चाइना उस लिहाज से सोचेगा कि क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत कर दिया पाकिस्तान में? नहीं, इन्वेस्टमेंट बहुत कर दिया, इसीलिए पीछे से मदद अवश्य करता रहेगा। किंतु यदि आप देखें, क्या खैबर पख्तूनवा हो, चाहे आपके यहाँ है, किस प्रकार से स्थानीय लोग चाइनीज पॉपुलेशन, चाइनीज वर्कर्स, चाइनीज प्रोजेक्ट्स के खिलाफ में आके कितनी बार उनको मारा है, एक्सप्लोजन्स किए हैं। और जिसकी वजह से लास्ट जो घटना हुई थी जिसमें 5 चाइनीज मारे गए थे, पूरा चाइनीज डेलीगेशन आया और उन्होंने पाकिस्तान की सरकार पर एक चीनी मरने का $1 मिलियन का खामियाजा उनसे वसूल लिया। तो चाइना भी किसी तरह चैरिटी में नहीं आया है, वो मात्र अपनी स्वार्थ सिद्धि हेतु आया है। और ये लंबे समय में आज नहीं तो कल पाकिस्तान एक बड़ी चोट खा के ही सीख पाए। पंकज सर, एक छोटा सा रैपिड राउंड कर लेते हैं सर। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है, ये तो एकदम क्लियर है सर। सीज फायर, एलओसी पे लगातार फायरिंग कर रहे हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो फिर क्या आप इसे मानते हैं कि युद्ध विराम को जब तोड़ा है पाकिस्तान ने, तो जो सबसे पहले मैंने आपसे यही पूछा था, फिर वापस मैं उसी पे आ रहा हूं, लेकिन इस बार थोड़ा और अगर आप उसको क्लियर कर पाए, क्या ये एक फुल स्केल वॉर कही जाएगी? जिस प्रकार से पाकिस्तान ने अपनी हरकत की है, वो तो पूरी तरह से फुल स्केल वॉर की तरफ जाने को इच्छुक है। किंतु शायद इंडिया ने, आप देखिए, एक कदम भी पाकिस्तान की टेरिटरी में नहीं रखा है। मेरे ख्याल से जिस समय एक कदम भी रख दिया जाएगा, भारत की तरफ से फुल स्केल का आगाज अवश्य हो जाएगा। सर, एक टर्म मैंने भी हाल ही में पढ़ी, लॉइटरिंग म्यूनिशन, जिनको सुसाइड ड्रोन्स जो कहा जाता है, और कल उन्हीं का इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया था। तो ये जो है कि सुसाइड ड्रोन्स भेज दिया तो क्या है कि अगर खत्म भी हो जाएंगे तो अपना कोई नुकसान नहीं है। तो ऐसे जो ड्रोन्स का और ऐसे जो रिसोर्सेज हैं सर, क्या पाकिस्तान के पास चाइना के माध्यम से या अन्य देशों के माध्यम से क्या वो ज्यादा मात्रा में है आपकी जानकारी के हिसाब से?
नहीं, देखिए किसी भी देश में यदि चाइना सप्लाई करे, टर्की सप्लाई करे या कोई भी सप्लाई जो उसके मित्र देश सप्लाई करें, हाँ। पर ये हमेशा मान के चलिए जहां एक तरफ जिस स्पीड से ये यूज करते चले जाते हैं उस स्पीड से उस देश में प्रोडक्शन नहीं हो रहा होता है। तो जिस स्पीड से होता है एक समय सीमा तक ही टर्की कोई अपने ड्रोन हटा करके और सारे पाकिस्तान को दे दे, ये संभव नहीं है कि एक सीमित मात्रा में देगा, पैसे लेके देगा, आज नहीं कल, पैसे नहीं कि कोई ऑयल फील्ड, कोई गैस फील्ड, कोई वो अपनी ले लेगा। तो मेरे ख्याल से अपना जब तक प्रोडक्शन है, भारत का डिफेंस प्रोडक्शन, आज यदि आपने लॉइटरिंग म्यूनिशन की बात की तो लॉइटरिंग म्यूनिशन, ड्रोन्स, हर तरह के टैंक, हर तरह के गोला बारूद आज इंडिया में खुद बन रहे हैं। तो मेरे ख्याल हम किसी पर निर्भर नहीं है। पंकज सर, क्योंकि लड़ाई अब वायु में ज्यादा हो रही है और अब जो एडवांस लड़ाइयां उसमें एयरफोर्स का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। अब धरातल पे जो जमीन पे जो हमारे फौजी हैं उनसे ज्यादा रोल एयरफोर्स का माना गया है और देखा भी जाता है। एक कंपैरिजन अगर कोई करे कहीं भी बैठ के विश्व में, वो ये कहे कि पाकिस्तान एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स, हु इज द बेस्ट? ऑफ कोर्स वी नो इंडिया इज द बेस्ट, लेकिन कितना ज्यादा हम अंतर में हैं, कितनी ज्यादा बेस्ट में है? सर बेस्ट तो हम हैं, ये तो अनडाउटेड है सर, लेकिन हाउ मच बेटर वी आर? नहीं, वी आर वे वे बेटर। क्या आप एयरफोर्स की बात करें, यदि आप थल सेना की बात करें, यदि आप जल सेना की बात करें, मेरे ख्याल पाकिस्तान इसमें कहीं भी किसी स्तर पर भी मुकाबला करने के सक्षम है ही नहीं। और ये उसको भली भांति अवगत है कि यदि हम एक लंबा प्रोट्रैक्टेड वॉर में जाएंगे तो हमारा देश ही खत्म हो जाएगा। छोटा सा देश है, रिसोर्सेज आज कुछ नहीं है, फॉरेन एक्सचेंज कितने सीमित हैं, शायद हफ्ते भर की लड़ाई में भी वो सब का सब खत्म हो जाएगा। मेरे ख्याल से सेनाओं के स्तर पे या इलेक्ट्रॉनिक्स के स्तर पे या अपने खुद में सक्षम होने के स्तर में पाकिस्तान भारत से कहीं भी किसी स्तर पर भी मुकाबला करने के काबिल नहीं। पंकज सर, एलओसी और एलएसी दो फ्रंट पे अगर इंडिया आगे बढ़ने की स्थिति संभावना बनती है, विल दैट बी अ बिग चैलेंज फॉर इंडिया? नहीं, चैलेंज किस मामले? यदि यदि भारत सरकार और मेरे ख्याल से भारत के जो स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हैं और नेता हैं यदि डिसाइड करते हैं कि आज हमको स्ट्रेटेजिक तौर पे एलओसी एलएसी पार करके आगे जाना चाहिए, तो मेरे ख्याल से किसी प्रकार का कोई भी व्यवधान नहीं आएगा और भारतीय थल सेना, एयरफोर्स और बाकी की मदद से बड़े आसानी से, क्या वो पीओके हो या कहीं, आसानी से जाने में सक्षम है। सर, मैं बचे हुए समय में 2-3 विषयों पर आपसे बात करना चाह रहा हूं, क्योंकि आप राजस्थान में आप क्योंकि बीएसएफ के डीजी रहे सर, और राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसकी सबसे लंबी सीमा पाकिस्तान से टच होती है सर, उस पर बात कर लेते हैं। दूसरा सर, मैं दोबारा फिर आता हूं उस पर, एक हमास का बड़ा जिक्र सर इस बीच हो रहा है, क्या ये अफवाह है? इस पर बात कर लेंगे कि हमास की जो स्ट्रैटेजीज हैं, जो तरीके हैं, क्या पाकिस्तान उनसे, हमास का क्या सपोर्ट मिल रहा है पाकिस्तान को? क्या इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं सर? इन दो विषयों पर सर अगले कुछ देर बात करते हैं। राजस्थान से शुरू करते हैं सर। राजस्थान क्योंकि बड़ा सीमा क्षेत्र है, क्या टैक्टिक्स सर वहाँ पे होनी चाहिए, और आपको क्या लगता है अभी इस वक्त स्थिति क्या है हमारी तैयारियों की सर? यदि राजस्थान की बात करें तो 1048 किलोमीटर का हमारा लैंड बॉर्डर है। इसको पूरे के पूरे बॉर्डर को इंटरनेशनल बॉर्डर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बॉर्डर की सीमा में कहीं भी किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट नहीं। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, ये मुख्य रूप से 4 जिले हैं। और जहां तक जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर की भी कुछ हद तक बात करें तो बॉर्डर से काफी दूर तक सुनसान जगह है, खाली जगह है, जिसको कि बड़े आराम से देखा जा सकता है, सर्वेलेंस में रखा जा सकता है, और पाकिस्तान कभी इन जगहों पे आके किसी प्रकार का नुकसान कर पाना संभव नहीं है। एक पॉपुलेशन वाली जगहों में बीकानेर और श्री गंगानगर जरूर आते हैं, पर वहां भी बड़े बड़े खेत हैं जैसे श्री गंगानगर में। तो मेरे ख्याल से जिस प्रकार की भौगोलिक परिस्थिति है, काफी फर्क है यदि हम पंजाब और उस प्रकार जम्मू में जहां बिल्कुल बॉर्डर के पास आबादी है, खेती होती है और लोगों की बसावट है। तो यदि वहां बॉर्डर से थोड़ी दूर पास ही अटैक करे तो शायद पाकिस्तान को कुछ सफलता मिले, पर राजस्थान की सीमा में यदि करें तो हमारी सेनाएं, क्या बीएसएफ, आपने देखा बीएसएफ ने घुसपैठ करने के कोशिश करते हुए 7 लोगों को ढेर किया है अभी कुछ समय पहले ही। और बीएसएफ जिस प्रकार से, जितनी मेरी जानकारी है और जो मैं बात करता रहता हूं, पूरे राजस्थान बॉर्डर पे बड़े ही अच्छे सर्वेलेंस डिवाइसेस, चाहे वेपनरी वगैरह बहुत अच्छे उसके पास उपलब्ध हैं, और आर्मी के साथ जो मिल के काम करती है, मेरे ख्याल से
बॉर्डर बिल्कुल सुरक्षित सर, रहेगा। मैं और ये यही इस पर आपकी कंफर्मेशन में चाह रहा था कि जब आज देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार चल रही है, डिफेंस बजट को बहुत बढ़ाया गया बीते दिनों में, क्या आज हम ये पूरे कंफर्मेशन के साथ कह सकते हैं कि सीमा पर खड़े जवान की जो बंदूकें हैं, जो कभी ये कहा जाता था कि इसमें खराबी आ जाती है जी, ये उस तरह की इक्विपमेंट्स नहीं दिए जा रहे, सेना तो लड़ने को तैयार है लेकिन सरकारें रिसोर्सेस नहीं देती, क्या आज हम ये कंफर्मेशन से कह सकते हैं कि जितना मैक्सिमम रिसोर्स अवेलेबल हो सकता है, जितने एडवांस वेपन अवेलेबल हो सकते हैं, वो सब आज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के पास हैं, हमारी अन्य पैरामिलिट्री और जो मुख्य हमारी सेना है उसके पास है? चाहे आप छोटे वेपन्स की बात करिए, बड़े वेपन्स की बात करिए, सर्वेलेंस डिवाइसेस की बात करिए, सैटेलाइट इमेजरी की बात करिए, हर तरह की चीज आज ये जो सरकार है आपकी सभी पैरामिलिट्री और आर्मी को उपलब्ध करा रही है। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकता हूं, जहां जब भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और बिल्कुल उच्चतम पदों के साथ, कि जहां भी देश की रक्षा की बात, देश की सुरक्षा की बात आती है, ये सरकार कितनी भी अधिक लागत हो, कितनी भी उसमें व्यवस्था करनी पड़ी हो, 1 सेकंड में देरी नहीं करती है और वो चीज, संसाधन या आयुध आपको तुरंत उपलब्ध कराती है। सर, अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों की तरफ से भी क्या पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों को सहयोग मिल रहा है? अगर मिल रहा है तो फिर ये तो वही फिर एक नया संघर्ष होगा सर, क्योंकि फौज यूनिफॉर्म में मौजूद सामने वाले व्यक्ति को चुनौती उसकी लेना, उस पर हमला करना, वो एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी होती है सर। लेकिन जो लोग छिप के आते हैं और नाले पार करके आते हैं और आतंकी माइंडसेट के साथ आते हैं सर, वो भी अब एक डबल फ्रंट अटैक का इंडिया की तरफ होगा, उससे कैसे निपटने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं? देखिए, जैसा आपने बताया नाले पार करके, और जिस तरह भी बीएसएफ ने जो मार गिराए, अंधेरे का फायदा उठा करके निकलना, या अपने दहशतगर्दों को भारत में घुसाना ताकि वो किसी भी प्रकार की आतंकवादी घटना को अंजाम दे सके। मेरे ख्याल से इन सब के लिए जिस प्रकार के सर्वेलेंस डिवाइसेस, और यदि आपने फोटोग्राफ देखे हैं, वो सब रात के फोटोग्राफ्स हैं। जिस तरह बीएसएफ ने रात में अपने इंफ्रारेड, अपने बढ़िया से बढ़िया जो कैमरे हैं, दूर दराज तक अंधेरे में बड़ा स्पष्ट देख सकते हैं, और इनको इस्तेमाल करते हुए, और जिस प्रकार के उनके पास सर्वेलेंस डिवाइसेस हैं और बैकअप प्लान है, मेरे ख्याल से पूरी तरीके से सक्षम है। और शायद आपने प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट नहीं सुना कि स्पिरिट, इंडियंस की जो स्पिरिट है वो ग्रेविटी को भी डिफाई करके उसके ऊपर जाती है। तो मेरे ख्याल से इंडियंस का जो ये जज्बा है और जो इनमें एक एका है देश के लिए, मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ये आतंकवादी जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, दुनिया में कहीं भी हो, हम उनको तलाशेंगे, प्रधानमंत्री के सर यही वक्तव्य, इसी तरह के वक्तव्य सर प्रधानमंत्री के, हमेशा देश के मोराल को उन्होंने अप करने का काम किया है सर। इस तरह के वक्तव्य जब आते हैं प्रधानमंत्री की तरफ से तो फिर देश का मोराल अप हो जाता है। सर, मैं अंतिम कुछ समय बचा है, उसमें मैं वो चीज़ आपसे जानना चाहूँगा जो शायद मुझे लगता है कि आपसे कम लोग पूछ पाते होंगे, थोड़ा हिचकते होंगे और आप भी उसको कम डिस्क्लोज करते होंगे, लेकिन जितना हो पाए सर, क्योंकि आप एक्स NSA रहे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, डिप्टी NSA रहे, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ये जो टर्म है सर, ये अपने आप में बहुत खास हो जाती है। अजीत डोभाल साहब ने जब इसकी कमान संभाली तो और ये एक पॉपुलर वर्ड बना, इसका एक बज़ बना। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ सर, जब प्रधानमंत्री के साथ सैन्य प्रमुखों की मुलाकात होती है, डिप्टी NSA की मुलाकात होती है, I'm definitely sure it is not a normal meeting. It is not at all a normal meeting. क्या होता है उस बैठक में सर, अगर आप बताएं, कैसा माहौल होता है? प्रधानमंत्री जी किस तरीके से बात रखते हैं, आप लोग कैसे आंसर्स देते हैं, उस बैठक में क्या होता है सर? नहीं, देखिए, ये बड़ा ही अच्छा और बड़ा अच्छा है, बड़ा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, सबकी बात सुनी जाती है, सारे व्यू पॉइंट लिए जाते हैं, और उसके बाद देश के हित में, हमारे जनमानस के हित में जो चीज होती है उसी डिसीजन को अंगीकार किया जाता है। पर बड़ा ही डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है और सबकी बात पूरी तरीके से सारे पहलुओं पर सुनी अवश्य जाती है। तीनों सेना प्रमुखों से सर अलग अलग राय ली जाती है, क्या ये अलग अलग बातचीत होती है, ये कॉमन राउंड टेबल होता है जिस पर आप सब लोग बैठते हैं? मेरे ख्याल से ये चीज हम वहीं तक रहने दें तो ज्यादा ठीक रहेगा, और विश्वास रखें कि जो भी डिसीजन लिया जाता है सबसे पहले देश सर्वोपरि और जनमानस के हित में लिया जाता है।
जनमानस के हित में लिया जाता है सर। और पंकज कुमार साहब, डेफिनेटली इट वाज एन ऑनर टॉकिंग टू यू सर। अगर लास्ट में आप कोई संदेश इस वक्त देशवासियों को देना चाहें, क्योंकि आपकी आवाज़ और आपके जो शब्द हैं निश्चित रूप से वो बहुत ही प्रामाणिक माने जाएंगे। नहीं, देखिए, बड़ी अच्छी बात है देश में जो आज जिस प्रकार का एका देखने में मिल रहा है, जो वर्तमान स्थिति है, हर जनमानस हर क्षेत्र में, आपने अभी कुछ देर पहले ही देखा, एनडीटीवी दिखा रहा था, एक आदमी का पूरा घर ध्वस्त हो गया है, पर उसने कहा हम डरे नहीं, हम मरे नहीं, और हम अब वापस उसी मुकाम पे पहुंचेंगे। ये बात पाकिस्तान तक पहुंचा। ये जिस प्रकार का जज्बा जिस देश में आ जाए, मेरे ख्याल से उस देश को हराने की स्थिति में कोई देश भी सामने नहीं आ सकता। और अब जब पाकिस्तान नहीं मानेगा तो फिर मुझे लगता है सर, रामधारी सिंह दिनकर की वो पंक्तियां सेना के माध्यम से उन तक पहुंचेंगी। जब भारत की बंदूकें चलेंगी तो पाकिस्तान समझेगा कि ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृतत्व फूलता है मुझ में, लेकिन नहीं मानोगे तो फिर संघार झूलता है मुझ में। संघार झूलता है। बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया। पंकज कुमार सिंह साहब, पूर्व डिप्टी एनएसए भारत के, हमारे साथ जुड़ रहे थे। बहुत शुक्रिया पंकज सर हमसे बातचीत करने के लिए। बेहद ही महत्वपूर्ण विषयों पर पंकज कुमार सिंह साहब से उनके जवाब हम लोग जान रहे थे। हमें उम्मीद है इस कार्यक्रम में आपको तमाम सवालों के जवाब मिला होगा। मौजूदा तनाव की स्थिति के बीच बहुत सारे ऐसे सवाल आपके मन में थे जिनको हमने पूछने की कोशिश करी है। कवरेज जारी रहेगी। छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस आ रहे हैं।